आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय अनीत की अवरोधक परोक्ष शक्तियाँ आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक के पृष्ठ 81 से आइए सुनते हैं। मित्रों, मनुष्य जैसा भी सोचता एवं करता है उसका प्रभाव उसी तक नहीं रहता है, वरन समीपवर्ती वातावरण एवं संबंधित व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं के ऊपर भी बुरा भला प्रभाव पड़ते देखा जाता है। घटनाओं के सूक्ष्म संस्कार भी चिरकाल तक बने रहते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं के रूप में अपना परिचय देते हैं। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति अच्छे बुरे व्यक्तियों एवं उनसे जुड़े स्थानों पर जाकर की जा सकती है, भले ही वे वर्तमान में जीवित ना हों। देवालयों, मंदिरों, देव पुरुषों, महामानवों, संत ऋषियों की तपस्थली पर पहुंचने वालों के मन में परमार्थ की, लोक मंगल की भावनाएं हिलोरें लेने लगती हैं। इसके विपरीत कसाई खानों आदि स्थानों पर पहुंचने से मन घृणा, विक्षोभ एवं अशांति से भर उठता और शीघ्र वहां से भागने की को जी करता है। यह स्थान एवं उनसे जुड़े सूक्ष्म वातावरण का ही प्रभाव है। साथियों, प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार मरणोपरांत भी आत्माएं अपने से जुड़े वातावरण में चिरकाल तक विद्यमान रहती तथा अपनी सद्भावना अथवा दुर्भावना का परिचय सहयोग अथवा आतंक के रूप में देती हैं। वातावरण को अपना वशवर्ती बनाकर ये सूक्ष्म सत्ताएं किसी भी प्रकार की अनाधिकार चेष्टा अथवा लूट खसोट की अनीति युक्त में भूमिका निभाती व समुचित दंड देती है। यह एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित तथ्य है कि इस धरती पर भूमिगत विशेषता एवं संपदा का निर्माण इस तालमेल के साथ हुआ है कि उस क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रह सकें। अन्न, फल और औषध के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ के जन्मे लोगों को उसी क्षेत्र का उत्पादन अनुकूल पड़ता है। द्रुतगामी साधनों से पदार्थों को सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, पर प्राणियों की पदार्थों की संरचना में जो तत्व घुले रहते हैं उनका तालमेल न बैठ पाने से लाभदायक प्रतीत होते हुए भी हानिकारक बन बैठते हैं। क्षेत्रीयता की बात ऐसे ही कई दृष्टिकोणों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। खनिज पदार्थों एवं अन्य प्राकृतिक संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। वे उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वितरित हो गई हैं। उत्तरी ध्रुव के निवासी मनुष्यों और प्राणियों की शारीरिक संरचना तथा उपलब्ध पदार्थ सामग्री को देखते हुए
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति की वितरण व्यवस्था कितनी दूरदर्शितापूर्ण है। खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। क्षेत्रीय उपलब्धियों से लाभान्वित होने का प्रथम अधिकार वहाँ के भूमिपुत्रों का ही है। इसके बाद अन्यत्र के लोगों को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलना उचित है। इसी आधार पर देशों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता मिलती रही है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की निंदा का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के लिए दी गई प्रकृति उपलब्धियों का अपहरण अन्यत्र के लोग करते हैं, तो उसमें अव्यवस्था एवं अनीति का फैलना स्वाभाविक है। साथियों, ऐसे शोषण अपहरण का जहां विश्व न्याय के आधार पर विरोध होता है, वहां ईश्वरीय व्यवस्था भी उसे निरस्त करने में सहायक होती है। प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक अच्छी तरह देखा जा सकता है। प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक अच्छी तरह देखा जा सकता है जब समर्थों द्वारा असमर्थों के स्वत्वों का अपहरण करने वाली अनीति का प्रतिरोध उभरता है। अमेरिका की भूमि पर मूल अधिकार उस देश के मूल निवासियों का ही माना जा सकता है। वहाँ की प्रकृति संपदा का लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। गोरे लोगों ने बलपूर्वक उस भूमि पर अधिकार कर तो लिया है, पर प्रकृति वहाँ के मूल निवासियों के पक्ष में ही अपना समर्थन देती है और लुटेरों को असफल बनाने वाले आधार खड़े करती रहती है। इस संबंध में वहाँ के स्वर्ण क्षेत्रों में गोरों की असफलता का विशेष रूप से विचारणीय है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कुछ खाई खड्डों से भरे सघन वन प्रदेश ऐसे हैं जो न केवल अगम्य और डरावने हैं, वरन उनमें रहस्यमयी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यह रहस्य अलौकिकतावादियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि उस प्रदेश में या तो आसमान से सोने की धूलिकण बरसते हैं या फिर पहाड़ उसे अदृश्य लावे की तरह उगलते जाते हैं। जो भी हो, उस क्षेत्र की पहाड़ियों को सोने के पर्वत का नाम दिया जाता है और अनेकों उस संपदा को सहज ही प्राप्त कर लेने के लालच में उधर जाते भी रहते हैं। संपत्ति का लोभ जितना आकर्षक है, उतना ही वहाँ के प्रहरी प्रेत पिशाचों के आतंक का भय भी बना रहता है। इस उपलब्धि के लिए अब तक सहस्त्रों दुस्साहसी उधर गए। इनमें से अधिकांश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जो किसी प्रकार जीवित लौट आए, उनने सोने के अस्तित्व का तो आंखों देखा विवरण सुनाया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि वहाँ अदृश्य आत्माओं का आतंक है। वे सोना बटोरने के लालच में जाने वालों का बेतरह पीछा करती हैं और यदि भाग न खड़ा हुआ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती हैं। भूमिगत
विशेषताओं का अन्वेषण करने। जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को रूस के साइबेरिया की ही तरह रेडियो किरणों से प्रभावित बताया है। रूसी अवैज्ञानिक साइबेरिया के कई क्षेत्रों को किसी अज्ञात विकिरण से प्रभावित मानते हैं और कहते हैं कि कभी आंतरिक या धरती से यहाँ अणु विस्फोट जैसी घटना घटी है। ऐसा किसी उल्कापात से भी हो सकता है। अमेरिकी लोग भी इस क्षेत्र की तुलना लगभग उस रूसी प्रदेश से ही करते हैं। यहाँ तक 600 फुट गहरा और 1 मील लंबा खड्ड है। समझा जाता है कि यह किसी उल्कापात का परिणाम है। उस क्षेत्र में से किसी उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों पर संभवतः विद्यमान रेडियो विकिरण ही आतंकित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता होगा और उस अप्रत्याशित प्रभाव को भूत पलीतों का आक्रमण मान लिया जाता होगा। रहस्यवादियों का मत है कि यूरोपियनों के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने से पहले आदिवासी लोग रहते थे। इनमें से अपाइची कबीजा मुख्य था। इसके साथ गोरों की झड़पें होती रहीं और इन मार्ग के कंटकों को हटाने के लिए अधिकर्ताओं द्वारा क्रूरतापूर्ण नरसंहार किए जाते रहे। इन मृतकों की आत्माएं ही प्रतिशोध से भरी रहती हैं और जो उधर से गुजरता है उस पर टूट पड़ती है। मित्रों, कारण क्या है वह तो अभी ठीक तरह नहीं समझा जा सका, किंतु सोना बरसने और आतंक छाए रहने की बात सच है। गाथा और किंवदंतियों तो बहुत दिनों से प्रचलित थी। वहां जाने और कुछ कमा कर लाने की बात भी बहुतों ने सोची, पर साहस सबसे पहले पाइलिन बीवर ने किया। वह अपने कुछ साथियों के साथ आवश्यक सामान लेकर गया और उस क्षेत्र में डेरा लगाया। दूसरे साथी तो सो गए, पर बीवर को नींद नहीं आई। वह अकेला उठा और कौतूहल में दूर तक चला गया। उस जगह सोने के टुकड़े पाए। ध्यान से देखा तो वे 100% सोने के थे। उसने बहुत से टुकड़े जमा कर लिए और जितना वजन उठ सकता था उतना साथ लेकर वापस लौटते ही उसकी खुशी आतंक में बदल गई। डेरा जला हुआ पड़ा था और वहां सामान्यतया मनुष्यों की राख पर बची हुई थी। आंख उठाकर पर्वत की चोटी को देखा तो वहां से गिद्धों के झुंड की तरह भयानक छायाएं उसकी ओर बढ़ती दिखाई पड़ी। डर के मारे वह बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया तो किसी प्रकार भाग चलने का उपाय निकाला और जैसे तैसे घर वापस आ गया। इस घटना की चर्चा तो बहुत हुई, पर दोबारा उधर जाने का साहस किसी ने नहीं किया। इसके 16 वर्ष बाद मैक्सिको का एक दुस्साहसी व्यक्ति एक मजबूत और साधन संपन्न जत्था लेकर गया। उस दल के प्रायः सभी व्यक्ति उसी प्रयास में मारे गए। केवल एक ही उनमें से जीवित लौटा। उसने सोने की उपस्थित और मंडराने वाली विपत्तियों के जो विवरण सुनाए, उसने कौतूहल तो बहुत बढ़ाया, पर नए जत्थों ने उधर जाने का साहस उत्पन्न नहीं किया। छटपट रूप से अनेकों व्यक्ति एकाकी अथवा टुकड़ियां बनाकर उधर जाते रहे, किंतु किसी को जान गंवाने के अतिरिक्त
और कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद अमेरिका का ख्यातिनामा डॉक्टर लवरेन कोमली का अभियान हुआ। वे बहुत तैयारी के साथ गए थे। साधनों और जानकारी की जितनी आवश्यकता थी उसने जुटा ली थी। साथ ही बीच में से तो लौट आए और मायावनी छायाओं के आतंक के भयानक विवरण सुनाते रहे। लवरेन ने खोज को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वे अकेले ही बढ़ते गए, किंतु सोने के स्थान पर पागलपन साथ लेकर वापस लौटे। कुछ दिन भयभीत विक्षिप्तता के शिकार रहकर वे भी मौत के मुंह में चले गए। साथियों, होनोलुलु के व्यवसायियों का एक जत्था स्वर्ण संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उधर गया और ऑस्ट्रेलिया के युवक भेजने के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी। जर्मनी के इंजीनियरों का एक दल वालेज के नेतृत्व में बड़ी दमखम के साथ उधर पहुंचा। वालेज अपने पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं की तुलना में अधिक चतुर था। उसने उस क्षेत्र की एक आदिवासी युवती को ललचा कर विवाह कर लिया और उसकी सहायता से स्वर्ण भंडार के स्थान तथा छायाओं के भेद जानने का प्रयत्न करने लगा। छायाओं को यह पता लग गया, उन्होंने युवती का अपहरण कर लिया और वालेज की जीभ काट ली। इसी कष्ट में उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।